सेकंड पर्सनालिटी अभी, ठीक है, एंड दैट इज अल्लामा इकबाल। ठीक है, 3 पर्सनालिटीज कवर करनी है हमने, अब तक एक कर ली, ठीक है, और अब जो मेन पर्सनालिटी थी वो हमने कवर कर ली। जिना साहब, अब जो है वो हम कवर करने लगे हैं किसको? अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ठीक है भाई, अल्लामा इकबाल, इनके बारे में भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, उसी तरीके से हमें स्टडी करना है जिस तरीके से हमने जिना को किया है। बट अनफॉर्चुनेटली एज यू नो दैट अल्लामा इकबाल डिड नॉट लिव लॉन्ग टू सी द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इनकी सिर्फ और सिर्फ प्री पार्टीशन सर्विसेज ही मौजूद है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला जो 4 मार्क में सवाल आ सकता है दैट इज हु वाज मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल कौन थे? ठीक है, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स। इनके बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं जल्दी से कि अल्लामा इकबाल थे कौन। सियालकोट के अंदर पैदा हुए, बचपन से हमें याद कराया जा रही है ये बात कि ही वाज बोर्न इन सियालकोट। ठीक है, 1973 के अंदर इनकी पैदाइश है। याद करने की आज से ज़रूरत नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप इजीली याद कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी आसान करें। और भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू मेमोराइज। ठीक है, ही वॉज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। ठीक है, वो शायर थे और फलसफी थे। बहुत मशहूर मशहूर अल्लामा इकबाल की किताबें भी हैं, जबानों पर उबूर हासिल था। अच्छा, जस्ट बाय द वे, पोएट से हमें याद आती है बात, उनको क्या कहा जाता है? इज नोन एज द पोएट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक भी कहा जाता है। ठीक है, अल्लामा इकबाल जो थे उनको अरबी पर, अरबिक, फारसी पर, पर्शियन और उर्दू पर बहुत ज्यादा ग्रिप हासिल थी। ही हैड अ सॉलिड ग्रिप ऑन ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, अल्लामा was his title. Allama means what? Allama means scholar. ठीक है, he also earned the title of, he is known as in the books of history, architect of Pakistan. ठीक है, इनके एक बेटे थे जिनका नाम जावेद इकबाल था। ठीक है, ये वो जावेद इकबाल नहीं, यहाँ डॉक्टर जावेद इकबाल जो अभी मशहूर हुए हुए, वो मेडिकल डॉक्टर, वो नहीं है। ठीक है, he had a son जावेद इकबाल who also served as a senior judge in Pakistan. ठीक है, सीनियर जज इन पाकिस्तान। तो इनमें से कोई सी भी 4 बातें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा इकबाल की बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो अभी हम स्टडी करेंगे, उनमें से भी आप लिख सकते हैं, उनमें से भी आप पॉइंट ले सकते हैं अगर सवाल है हु वाज मोहम्मद इकबाल। सो लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। अल्लामा इकबाल ने ऐसा क्या काम किया जिस वजह से तारीख ने उनको याद रखा और आपके सर पे उनको थोप दिया? ठीक है, हम क्रोनोलॉजी के तौर पर स्टडी करेंगे जिस तरह हमने जिना को स्टडी करने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहला इकबाल की जो कंट्रीब्यूशन है वो है नेशनलिस्ट पोइट्री। ठीक है, तू शाहीन है बसेरा कर, पहाड़ों की अब ना गैस है ना बिजली मिलती है, तो इंसान को पहाड़ पे ही जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इकबाल की जो नेशनलिस्ट पोइट्री है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू हैव माइट बी यू गाइस हैव हर्ड अबाउट शिकवा एंड जवाब शिकवा। ठीक है, उससे, इस पोइट्री की वजह से लोगों के अंदर सेंस ऑफ नेशन उड़ाया। मुसलमान बिल्कुल जज्बाती हो गए, हमें हमारा मुल्क चाहिए, ऐसा वाला जज्बात। ठीक है, इकबाल की शायरी में एक मुसलमानों को आमादा किया, मुसलमानों को मोटिवेट किया टू फाइट फॉर पाकिस्तान, अपने एक मुल्क के लिए फाइट करें। ये इकबाल की एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, दूसरा, इकबाल का पोइट्री से रिलेटेड मैंने आपको ऊपर बताया, पोइट भी थे और फिलोसोफर भी थे। ठीक है, सो इकबाल जो थे उन्होंने बहुत सारी फिलोसॉफिकल
बुक्स भी लिखी, ठीक है। इनकी एक मशहूर बुक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट, बहुत मुश्किल तरीन किताब है, ठीक है। इन बुक्स लिखने से हुआ ये कि मुसलमान इनसे इंस्पायर हुए और मुसलमानों के यहाँ एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ गया। आज भी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इकबाल के ऊपर पूरा एक फिलोसफी डिपार्टमेंट है जो इकबाल की राइटिंग्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये तो वो दो बातें हैं जो हमें आम तौर पर पता होती हैं इकबाल की। अब हम उन बातों का जिक्र कर लें जो हमें इकबाल के बारे में नहीं पता या लेसर नोन है, ठीक है। इकबाल वाज वन ऑफ द पर्संस हु एक्चुअली शोड विविड सपोर्ट फॉर द खिलाफत मूवमेंट। इकबाल खिलाफत मूवमेंट को अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो, यहां पर हम इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से लिखते हैं, he supported खिलाफत मूवमेंट when many leaders like जिन्ना did not। आपको पता है जिन्ना साहब जो है वो ये हिजरत मूवमेंट और इन सारी बड़ी बड़ी ये जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में कहते थे ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। बट इकबाल सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। इसी तरीके से इकबाल की दूसरी कंट्रीब्यूशन ये है कि 1926 के अंदर ही वॉन अ सीट इन पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इकबाल ने इलेक्शन लड़के सीट हासिल की थी, ठीक है। 1928 के अंदर, इन 1928 आप लोग मुझे क्या चैट में टाइप करके बता सकते हैं कि अर्ली 1930s के अंदर मुस्लिम लीग के दो ग्रुप बन गए थे। वो दो ग्रुप कौन से थे? डैश ग्रुप एंड डैश ग्रुप। चैट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि उनमें से एक ग्रुप का सेक्रेटरी बनाया गया था अल्लामा इकबाल को। ही वॉज मेड द सेक्रेटरी ऑफ डैश ग्रुप। तो वो मुझे आप दो ग्रुप्स लिखकर बता सकते हैं कि कौन से थे? यस, वन ऑफ दोज ग्रुप वॉज एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही जवाब आया, शफी ग्रुप। मियां मोहम्मद शफी का जो ग्रुप था, मुस्लिम लीग टूट गई थी अर्ली 1930s में। ही वॉज मेड एक्चुअली द सेक्रेटरी ऑफ द शफी ग्रुप, ठीक है। आगे चले, इसी तरीके से इकबाल ने 1928 के अंदर he appeared as a witness, he appeared as a witness to the Simon Commission, to the Simon Commission। Simon Commission कब आया था? 1927 के अंदर अंडर सर जॉन साइमन, ठीक है। 1929 के अंदर, in 1929 he attended a Muslim conference in Delhi। मुस्लिम लीग की जो कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने अटेंड की। और मुझे बताओ 1929 के अंदर इन्होंने अटेंड की और 1930 के अंदर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की? इलाहाबाद में हुई थी। वहां पर उन्होंने अपना मशहूर क्या दिया था? इस फेमस इलाहाबाद प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। इस एड्रेस के अंदर याद है उन्होंने इंडिया की थोड़ी सी हिस्टोरिकल जायजा लिया था, हिस्टोरिकल व्यू लिया था इंडिया का, और फिर बताया था सर सैयद के आइडिया सही थे बिल्कुल। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना एक सेपरेट मुल्क के लिए फाइट करें, ठीक है। आगे चले, अल्लामा इकबाल जो थे ही ऑल्सो अटेंडेड सेकेंड आरटीसी 31 के अंदर, ठीक है, एंड द थर्ड आरटीसी। थर्ड आरटीसी के अंदर याद है मैंने आपको बताया था ओनली 45 to 46 डेलीगेट्स वर देयर, जिन्हों ने अटेंड नहीं की थी, लेकिन इकबाल वाज देयर, ठीक है। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल जो थे वो कॉलोनियल आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थे। अल्लामा इकबाल का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अल्लामा कहते हैं ऐसे शख्स को जो स्कॉलर हो। अल्लामा इकबाल ने कुरान बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था और कुरान की ये तालीम है कि किसी के ऊपर भी आकर कब्जा करना, कॉलोनाइज करना ठीक बात नहीं है। तो अल्लामा इकबाल हमेशा से अंग्रेजों को इस चीज की लानत और मलामत किया करते थे कि उन्होंने आके हम पर कब्जा किया है। इस्लाम सिखाता है आजादी, इस्लाम सिखाता है कब्जा गलत है।
तो अल्लामा इकबाल चूंकि उन्होंने कुरान की प्रॉपर तालीम हासिल की हुई थी और वो कुरान की बलागत को समझते थे, कुरान की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वाकिफ थे, उन्होंने क्लियरली ब्रिटिश को बोला कि आपका ये जो कॉलोनियलिज्म है, आप जगह जगह जाके कैप्चर करते हैं लोगों को, ये बिल्कुल गलत है। और मुसलमानों के अंदर इस चीज का जज्बा डाला कि आप भी इस चीज को गलत कहो, ठीक है। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल ने बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जिनको मोटिवेट किया, किस चीज के लिए उनको मोटिवेट किया, टू मेक मुस्लिम लीग एन इफेक्टिव पार्टी। जो नौजवान थे, एन इफेक्टिव पार्टी, ठीक है, जो नौजवान थे, अल्लामा इकबाल ने उनको कहा कि मेहनत करो, और जिस तरह कांग्रेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुस्लिम लीग को भी इसी तरीके से अच्छा करो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेवरदलेस, जस्ट टू कट आवर डिस्कशन, ठीक है, एंड टू मूव ऑन द थर्ड पर्सनालिटी, इन सब कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद या इन सब कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से अल्लामा इकबाल इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इन्होंने सर सैयद अहमद खान के व्यूज के ऊपर ऐसा काम किया कि लोगों को इस चीज की रियलाइजेशन हुई उस वक्त के मुसलमानों को कि हाँ, वी नीड टू डू समथिंग, एंड इवेंचुअली we ended up getting a separate nation state in the name of Pakistan. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस चीज का भी जिक्र किया कि अल्लामा इकबाल was also the one who brought जिन्ना back to Indian politics, जब जिन्ना ने एग्जाइल ले लिया था। और जस्ट बाय द वे, अल्लामा इकबाल की एडवाइसेस हमेशा जिन्ना लिया करते थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट टेलिंग यू गाइस दिस कि these were the contributions of अल्लामा इकबाल to the Pakistan movement, ठीक है। और जो थर्ड पर्सनालिटी है अब हमारे पास, ठीक है, द लास्ट पर्सनालिटी दैट वी आर गोना कवर, हिज नेम इज व्हाट, हिज नेम इज रहमत अली, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। तीसरी पर्सनालिटी जो हमें कवर करनी है वो रहमत अली करनी है। इनके जाने माने हम पहला क्वेश्चन जो 4 मार्क में आ सकता है वो ये आ सकता है, हु वाज रहमत अली। ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर थे, हाँ। दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स। हु वाज रहमत अली, सही है। 1897 में ये पैदा हुए, ठीक है। ही वाज बोर्न इन 1897। सर याद करना है? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे जितनी ज्यादा आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उतना आपको कनेक्शंस में बनाने में आसानी होगी। मुझे बताओ, पता है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, मैंने इनकी बर्थ को कैसे याद किया हुआ है, क्योंकि इनकी बर्थ के 1 साल बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ है 1898 में। मुझे पता है किसकी डेथ हुई है? डेथ ऑफ सर सैयद। यस, एब्सोल्युटली, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सो ही वॉज बोर्न इन 1897। आपको पता है कि ये बड़े चौधरी किस्म के इंसान थे, और जस्ट बाय द वे इज आल्सो नोन एज चौधरी रहमत अली। ही वेंट टू कैम्ब्रिज आला तालीम हासिल करने के लिए, ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो 1951 के अंदर हुई है, ठीक है। एंड ही इज बरीड इन कैम्ब्रिज एज वेल, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर ही जो है ना वो इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और उनकी जो कब्र है, इट इज आल्सो लोकेटेड देयर, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस हिज आइडियाज। अगेन एक चीज रिपीट कर दूं, अगर सवाल हु वाज रहमत अली आता है, जरूरी नहीं है आप इसमें से बातें लिखें। इनके जो काम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपने याद करने, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके काम याद करना। अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर कि रहमत अली साहब की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी। सबसे पहला, इन्होंने अटेंड की आरटीसीज। ही अटेंडेड आरटीसीज, ठीक है। रहमत अली उस वक्त इंग्लैंड के अंदर स्टूडेंट थे। इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की ताकि वहां से सीख सकें, ताकि वहां से एनालाइज कर सकें कि मुसलमानों की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। अटेंडेड आरटीसीज टू एनालाइज पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स, पॉलिटिकल कंडीशंस या स्टेटस ऑफ
मुस्लिम्स। ठीक हो गई बात, ये इनकी पहली कंट्रीब्यूशन। नंबर 2, रहमत अली जो थे वो हमेशा से चाहते थे, he always wanted Muslims to have a separate homeland. He always wanted Muslims to have a separate partitioned independent homeland. ठीक है, does that make sense? अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाऊं, जो आपकी बुक्स जिस चीज के ऊपर साइलेंट है। एग्जामिनर साहब ने सिलेबस में क्लियरली लिखा है कि बच्चे को फर्क पता होना चाहिए रहमत अली और इकबाल की आइडियोलॉजी के अंदर। रहमत अली का जो काम था, रहमत अली का ये जो बिलीफ था, he wanted to have a separate homeland, ये इकबाल से किस तरह अलग था, मुख्तलिफ था। अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझें। अल्लामा इकबाल जो थे ना, वो बोलते थे ये इंडिया है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, उनको जुड़ा दो और एक कर दो। ब्रिटिश को कहते थे कि तुम रहो या नहीं रहो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एक कर दो। रहमत अली जो थे वो ये कहते थे कि ये इंडिया है, इसका बंटवारा करो, ब्रिटिश को किक मारो और हमें अलग कर, हम अलग हो। समझ रहे हो बात को? तो इकबाल जो थे वो चाहते थे मुसलमानों के पास मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को मर्ज करके एक टेरिटरी मुसलमानों के पास होनी चाहिए, चाहे ब्रिटिश रहे या नहीं रहे, चाहे ब्रिटिश हमें आजादी दे या नहीं दे। रहमत अली ये कहते थे कि भाई हमें आजादी भी चाहिए, हमें बंटवारा भी चाहिए, और हमें हमारे सारे जो मेजॉरिटी एरियाज है उनका मर्जर भी चाहिए। तो इस वजह से रहमत अली का जो आइडियाज थे, दोज आइडियाज वर एक्चुअली द वेरी नेम पाकिस्तान, जो हमें 1947 के अंदर मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। 1933 के अंदर रहमत अली की एक मशहूर कंट्रीब्यूशन है जो हमने पहले भी स्टडी की है, चैप्टर 8 के अंदर हमने उसको स्टडी किया था आरडीसीज के बाद, उसमें हम डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। नाउ और नेवर एक पैम्फलेट था जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी दिया था। ठीक है, इसी तरह 1933 के अंदर एक और काम है रहमत अली का जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। he formed Pakistan National Movement, Pakistan National Movement। ये क्या थी सर? बेटा ये एक ऐसी मुहिम थी, ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसका काम ये था कि जो मुसलमान हैं उनको इस चीज के ऊपर आमादा किया जाए, उस चीज के ऊपर मोटिवेट किया जाए कि हमें हमारे लिए एक सेपरेट मुल्क की जरूरत है, और उसके खिलाफ हम उसको हासिल करने के लिए हम अंग्रेजों और हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सो ही ऑल्सो फाउंड पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। ठीक है, एंड जस्ट बाय द वे, आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको एक बात बताता चलूं। आपको पता है आरटीसीज के अंदर जाहिर सी बात है, मैंने आपको लगातार ये बात बताई है, बार बार बताई है, और मुझे चैट पे टाइप करके इस चीज की शहादत दें कि आपको ये चीज आती है। क्या जिन्ना साहब पार्टीशन के लिए रेडी थे? क्या जिन्ना साहब 1940 से पहले पार्टीशन के लिए रेडी थे? नहीं थे रेडी, वो नहीं थे रेडी। मुझे बताओ, जब 1940 के अंदर पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ तब जाके जिन्ना साहब पार्टीशन के लिए रेडी हुए। तो ऐसा शख्स जो शुरू से बोल रहा है मुझे पार्टीशन चाहिए, तुम्हें लगता है जिन्ना की उससे बनेगी? कभी कभी नहीं बनेगी। रहमत अली और जिन्ना की आपस में कभी नहीं बनी, दे हैड पॉलिटिकल क्लैशेस, और जिन्ना ने तो उनसे, रहमत अली से मुलाकात करने से भी मना किया था। लेकिन रहमत अली का जो विजन था लॉन्ग टर्म के अंदर, मुसलमानों को वही विजन चाहिए था, और 1940 के अंदर हमें जाके कायदे आजम को भी इस चीज का एहसास हुआ था कि नहीं भाई, रहमत अली वाज राइट, और हमें अपना एक मुल्क अलग चाहिए। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ये सारे रहमत अली की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ये भी मिलना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये जो अभी यहाँ पर भी हमने डिस्कस की हैं, इनमें एक और आपको यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, फिर मैं अपना थोड़ा सा डिस्कशन चेंज करूंगा। अगर आप लोगों को याद हो, अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर बंगाल का नाम नहीं लिया था।
ठीक है, उन्होंने बोला था इन रीजन्स को मिलाकर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बना दिया जाना चाहिए, चाहे ब्रिटिश रहे या नहीं रहे। लेकिन उन्होंने उसमें बंगाल का नाम नहीं लिया था, और उस वक्त मैंने आपको पढ़ाते हुए बात बताई थी कि हाँ इकबाल सही थे, क्योंकि 1971 की वॉर के बाद हमारे से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन रहमत अली जो थे ना, रहमत अली ये कहते थे नहीं भाई, जहां भी मुसलमान है वो इलाका पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। सो दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रहमत अली फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट। इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो अख्ताम होता है, वो खत्म होता है। ठीक है, मैं आपके साथ इसके अभी कुछ क्वेश्चंस एक सेकंड के अंदर जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। एंड जस्ट रीशेयरिंग माय स्क्रीन। सही है, ये देख लें। ठीक है, हु वाज मोहम्मद अली जिन्ना, इजी क्वेश्चन 4 मार्क में। हु वाज इकबाल, हु वाज रहमत अली, व्हाट वाज नाउ और नेवर। नाउ और नेवर एक पैम्फलेट था, 1933 में लिखा गया, रहमत अली ने लिखा, उसमें पाकिस्तान नाम दिया, इजी 4 मार्क्स। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रहमत अली, तो रहमत अली की जो हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस स्टडी की हैं उनमें से कोई सी भी आप 4 लिख दीजिएगा, यहां से कॉपी पेस्ट होंगी। ठीक है, आगे आ जाएं। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इकबाल 4 मार्क्स में। डिस्क्राइब हाउ द व्यूज ऑफ इकबाल वेरीड फ्रॉम द व्यूज ऑफ रहमत अली। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है बुकलेट्स के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर साहब ने सिलेबस आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि बच्चे को फर्क आना चाहिए। अब आता है 7 मार्क का क्वेश्चन, व्हाई वाज रहमत अली एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द पाकिस्तान मूवमेंट। रहमत अली की इंपॉर्टेंस लिखनी है आपने। ठीक है, वी विल राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस। उन्होंने नाउ और नेवर लिखा, उन्होंने पाकिस्तान की बात आइडिया तब दिया जब दूसरे लीडर्स गाफिल हुए थे। ठीक है, तीसरा, रहमत अली ने सर सैयद और इकबाल के आइडियाज को आगे पहुंचाया। 3 रीजंस। Look at this question. Why Iqbal had such a great impact on the evolution of Pakistan movement? Importance of Allama Iqbal के काम। 14 मार्क का। Now this is the question that I really wanted to discuss. ठीक है, Iqbal contributed more to the Pakistan movement than Rahmat Ali. ये जुमला है जो एग्जामिनर ने आपको दिया है, और जब एग्जामिनर आपको दे रहा हो तो आप ले लें। ठीक है, जुमला इकबाल कंट्रीब्यूटेड मोर टू द पाकिस्तान मूवमेंट दैट रहमत अली। भाई एग्जामिनर साहब का ये ख्याल है, उन्होंने ये आपके सामने अपना इजहार राय की है कि इकबाल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा थी रहमत अली के मुकाबले। डू यू अग्री? तो इसमें हम सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप इसके अंदर सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट देंगे। आप क्या देंगे? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, उस सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट के अंदर आप क्या लिखेंगे? उस सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट के अंदर आप ये लिखेंगे कि इकबाल कौन थे, रहमत अली कौन थे। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए बहुत काम किया। ठीक हो गई बात। both of these personalities were important, you know, reformers in during the Pakistan movement. उसके बाद इकबाल के आप सारे काम लिखेंगे। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने जो सारा काम किए वो लिखे जाएंगे। उसके बाद आप रहमत अली के काम लिखेंगे सारे, और फिर एंड में अपना ओपिनियन देंगे कि किसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ये जो काम है इकबाल के और रहमत अली के, ये तो सीधे सीधे यहाँ से आ जाएंगे जो हमने डिस्कस किए। ये रहमत अली की कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये पूरे उठा के लिखोगे, 2 पैराग्राफ्स में लिख देना, 3 में लिख देना, इट डिपेंड्स आप पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इकबाल ये उठा के लिख दोगे। अब यहाँ पर मसला बताइए क्या है, फंसोगे क्या? कंक्लूजन देने के अंदर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं तुम लोगों को लिख के बताता हूँ कि मैं कहता हूँ लेट्स से रहमत अली का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो कंक्लूजन में मैं लिखूंगा टू कंक्लूड। ये तरीका सीख लो, क्योंकि इवेल्युएशन के 2 मार्क्स होते हैं। अगर खाली इतना लिखोगे ना, टू कंक्लूड रहमत अली कंट्रीब्यूटेड, अब मैं ये सिखा रहा हूं 2 मार्क कैसे उठाने इवेल्युएशन के अंदर। रहमत अली कंट्रीब्यूटेड मोर टू द पाकिस्तान मूवमेंट देन इकबाल। इस पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। रहमत अली कंट्रीब्यूटेड मोर टू द पाकिस्तान मूवमेंट देन इकबाल, 2 मार्क नहीं मिलेंगे। 2 मार्क अचीव करने के लिए क्या करोगे? टू कंक्लूड रहमत अली कंट्रीब्यूटेड मोर टू द पाकिस्तान मूवमेंट देन इकबाल as demonstrated above through
their works, full stop. Course, the ideas of Rahmat Ali, were more nuanced या more futuristic या optimistic than Iqbal, and he wanted to have Pakistan as a nation when others were still not very much sure. समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से तुम कंक्लूजन के अंदर इवैल्यूएशन के अंदर ये तुम्हारी इवैल्यूएशन है, रहमत अली कंट्रीब्यूटेड मोर, ये तुम्हारी इवैल्यूएशन है, ठीक है। लेकिन इवैल्यूएशन के पीछे जस्टिफाइड इवैल्यूएशन क्या होगी, तुम लोग यहाँ पर रीजन भी दोगे भाई। अगर हम कह रहे हैं रहमत अली को, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रहमत अली ने ऐसे वक्त पर बता दिया था पाकिस्तान बन जाना चाहिए जबकि और दूसरे पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं थे, पहली चीज। और दूसरा एक टेक अवे यहां से ये ले लो मेरे से, जो भी तुम लोग कंक्लूजन डालते हो ना, ठीक है, तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना आंसर के अंदर, वो उस कंक्लूजन के मुताबिक होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैंने कंक्लूजन में लिखा है रहमत अली का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो मैं अपने आप को, आम बच्चा क्या करेगा, ये लिखेगा he attended RTCs to analyze views of Hindus and Muslims। लेकिन आपको याद रखना है कि आप चूंकि रहमत अली को फेवर कर रहे हो, तो जब आप रहमत अली की कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखोगे तो उसके अंदर मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस किस्म के जुमले एग्जामिनर को साथ साथ देते जाओ। He attended RTCs in London to analyze the views of Hindus and Muslims as Muslim views were diverse। मुसलमानों के उस वक्त जो व्यूज थे वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हुए थे। हमें पता है कि शफी ग्रुप और लीग अलग बना हुआ था। इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस इतनी सी बात। एक और एग्जांपल देता हूं, समझो। ये काम लिखा तुमने नाउ और नेवर का, ठीक है। तुम लोग लिखोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इट वाज अ फ्यूचरिस्टिक एफर्ट, इस वक्त बाकी के लीडर्स तैयार नहीं थे। तीसरा, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट बनाई या जिन्ना ने इनसे मुलाकात करने से मना कर दिया, तो इस वक्त भी रहमत अली ने रुके नहीं, वो अपना काम करते रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज रहमत अली की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थी, दोज वर इन लाइन विद द जेन्युइन आइडियाज ऑफ होम, विद द जेन्युइन आइडियाज ऑफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है। एक दफा दोबारा से समराइज कर रहा हूं जो मैंने बातें की हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपको इस तरीके से 14 मार्कर क्वेश्चन आता है कि इकबाल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है रहमत अली से या वाइस वर्सा, तो आप सबसे पहले सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दोगे, फिर आप एग्जामिनर साहब इकबाल की मांग रहे हैं तो आप सारी इकबाल की कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे, फिर रहमत अली की दोगे, और जिसको आपको फेवर करना है उसको थोड़ा सा है ना ऊपर ही रखोगे। द चाइल्ड विच इज योर फेवरेट शुड रिमेन अबव एवरी अदर चाइल्ड, सही है। तो ये वाला सीन होगा आपका, और फिर आप कंक्लूजन देंगे, दिस वाज योर कंक्लूजन्स, ठीक है। कंक्लूजन लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, डू यू अग्री, तो आप बोलोगे आई डू नॉट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बिकॉज रहमत अली contributed more to the Pakistan movement as he had predicted, he had correctly identified the needs of Muslims for a separate nation when all others were not that much active या willing to gain Pakistan। Are we clear on this? ये हमारा रहमत अली और ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना है, जिन्ना's वर्क was more important than that of इकबाल एंड रहमत अली। अब इसके अंदर हमें तीनों के काम लिखने, लेकिन जिन्ना का जो काम आएगा वो कौन सा वाला आएगा, यहां पर सवाल ये, जिन्ना's वर्क was more important than that of इकबाल एंड रहमत अली। मुझे बताएं क्या इकबाल और रहमत अली पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए जिंदा रहे? नहीं रहे, ठीक है। वो लोग तो पहले ही उनकी डेथ हो गई, ठीक है। यानी ऑफ कोर्स रहमत अली तो 1951 में गए, लेकिन he was not able to see पाकिस्तान, ठीक है। वो पाकिस्तान में इतने बड़े लीडर थे, लेकिन उनको पाकिस्तान में वो इज्जत नहीं दी जाती थी। आज जिस तरीके से आप रहमत अली को जानते हैं, उस वक्त तो रहमत अली को उस तरीके से नहीं जाना जाता था, ठीक है।
इस सवाल के अंदर आपने तीनों की कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखनी है, ठीक है, इकबाल की, रहमत अली की और जिना की, जो कि उन्होंने की फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट, और फिर आप अपना एंड में जो है ना वो इसमें आप जजमेंट देंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी थी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले कर लिया, रीचिंग अ टेम्परेरी सोल्यूशन, कैनाल वाटर डिस्प्यूट वाला, दिस वाज अगेन अ 14 मार्कर क्वेश्चन। ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं, देखें प्लीज। ये क्या कहता है, द डिक्लेरेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरेंस was मोहम्मद अली जिन्ना's greatest achievement in the years 1929 से 47। जिन्ना की सारी अचीवमेंट्स लिखी जाएंगी बिटवीन 1929 एंड 1947। वो जो ऊपर टाइमलाइन क्रिएट की, आप लोग यहां से भी उसको उठा सकते हो। ये देखें, ये जिन्ना की कॉन्ट्रीब्यूशंस यहां से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। 1927 से जब तक वो बोल रहा है 39 तक सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस अकॉर्डिंगली डिवाइड करके आप लिखेंगे इसमें। Does that make sense? ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर जिसके अंदर हमने 3 पर्सनालिटीज को स्टडी करना था। अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, चैट पे टाइप कर लें, आई विल कैटर दैट।